कुछ साथी जुड़ गए होंगे या वंदना हो चुकी होगी। तो मैंने पूछा भी था कुछ साथियों से, तो उन्होंने कहीं आवाज आई कि हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो हम आगे बढ़ते हैं। अनुमति जैसे कि हमें मिल चुकी है माननीय के बहुत साहब से, जो कि आज की अध्यक्षता कर रहे हैं और ट्रस्ट परिषद के सदस्य भी हैं बिहार से। और आज के वाचन करता है माननीय एल पी अमृत बोस साहब, राष्ट्रीय सहायक आचार्य हैं जबलपुर से, मध्य प्रदेश से, जो कि लगातार सुंदर स्पष्ट वाचन कर रहे हैं। मैं उनको पुनः आमंत्रित करता हूँ कि वो आज का वाचन प्रारंभ करेंगे। माननीय एल पी अमृत बोस साहब। बहुत 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 साधुवाद आदरणीय संचालक जी। बहुजन महापुरुषों को सादर नमन करता हूँ। सम्यक संबुद्ध बोधि शक्ति विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारी संस्था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक जी, राष्ट्रीय आचार्य जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, समस्त राष्ट्रीय समन्वयक जी और पूरे प्रदेशों से जुड़े सभी प्रदेश अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम, पूरा भारत का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का परिवार, आप सबको मैं सादर नमन करता हूं। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ परम आदरणीय एडवोकेट के बौद्ध साहब को मैं 3 बार नमन करता हूं। पहला नमन है कि आज की वो अध्यक्षता कर रहे हैं और मुझे वाचन का मौका मिला है। और दूसरा नमन उनको, क्योंकि वो महाबोधि मुक्ति विहार के आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं, पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ। उनके समर्पण को, उनके संकल्प को नमन करता हूं। तीसरा नमन उनको इसलिए है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जो प्रत्येक बुधवार को बुद्ध और उनके धम्म का वाचन होता है, ऐसा संस्थापक जी ने बताया था कि यह शुरुआत कराने वाले हमारे एडवोकेट के बौद्ध साहब ही हैं। इसलिए उनको भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये वाचन करने का मौका मिला है। तो चलिए, मुझे अनुमति मिल गई है। हम सबको नमन करते हुए आज का वाचन प्रारंभ करते हैं। परम आदरणीय सम्मानी साथियों, हमारी बहनें, हमारे बेटे बेटियों, जो लोग अंग्रेजी संस्करण बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा रचित लेकर के बैठे हैं, उनका पेज नंबर है 24 और टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट विथ द संघ। और उसी का जो अनुवाद पूज्य भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया था। तो हमारे कुछ बहनें, कुछ बेटे बेटियां, कुछ साथी हिंदी संस्करण लेके बैठे होंगे। उनका पेज नंबर है 23। मेरे पास जो ग्रंथ उपलब्ध है, तो तथागत बुद्ध धम्म, तथागत बुद्ध और उनका धम्म का धम्म जो ग्रंथ है, हमारा पावन पवित्र ग्रंथ, उसका वाचन प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी में संघ से संघर्ष। हमने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जीवन अभी हम वाचन कर रहे हैं। मुझे ये भी सुझाव मिला है कि मैं समझाता बहुत हूँ, तो मैं चूंकि आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं असली में खुद समझना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा करके और पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता होगा, जबकि मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ उससे, कि हमें इससे इतना ज्ञान मिले, इसका मार्गदर्शन हमारे अनुसरण में आ जाए। इसलिए मैं उसको बार बार पढ़ करके अपने आप को समझाता हूँ, आपको नहीं समझाता हूँ। आप सब अनुभवशील हैं, आप अध्ययनशील हैं और सब आप लोग जानकार हैं। फिर भी अब मैं, जो मुझे सुझाव मिलते हैं कि आपको वाचन पे ज्यादा विशेष ध्यान देना है, तो आज हम बिना समझाए हुए वाचन पे विशेष ध्यान देंगे।
तो आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आज अभिनंदन है। आज के बुधवार में आप सब जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। आइए वाचन प्रारंभ करते हैं। संघ से संघर्ष। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जो संघ में वो सदस्य बन गए थे, उससे संघर्ष। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ के बड़े ही वफादार और दृढ़ सदस्य थे। बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि डिवोटेड एंड स्टीड फास्ट, ये 2 शब्दों का उपयोग बाबा साहब ने किया है। जितनी दिलचस्पी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को अपने निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उन्हें संघ के मामले में भी थी। संघ के सदस्य की हैसियत से उनका आचरण आदर्श था। वह सबके प्रिय पात्र बन गए थे। उनकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ गौतम के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उनके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया। इस दुखांत प्रकरण का आरंभ इस प्रकार से हुआ। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ लगा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलीय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। यह विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणित हो जाता था और झगड़े लड़ाइयों में परिणित हो जाते थे। जिस वर्ष राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई। जब शाक्यों और कोलियों को इसका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध के द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति जी ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया। उस अधिवेशन में सेनापति जी कह रहे हैं कि कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणात्मक कार्यवाही की है, आक्रमणात्मक कार्यवाही की है। हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इस तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। जो विरोध करना चाहें वे बोले। जिस सेनापति जी ने संघ का अधिवेशन बुला करके सबके बीच में ये बात रखी
जो विरोध करना चाहे उनको अनुमति दी। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता है। युद्ध छेड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है। जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है, कोली है कि शाक्य हैं। मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया। सेनापति जी उत्तर दे रहे हैं, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने भी पहल की थी, लेकिन यह याद रहना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी ही बारी थी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुने और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुने और फिर यह चारों मिल करके एक 5वां आदमी चुने और ये 5 व्यक्ति मिल करके इस झगड़े का निपटारा कर दें। ऐसा सुझाव राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने संघ के अधिवेशन में खड़े होकर के दिया। राजकुमार सिद्धार्थ में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिकथन हो गया। यहां हमको बहुत समझने वाली बात यह है कि पहले वो सब लोग जो लोग संघ के अधिवेशन में शामिल थे, सब ने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की पूरी बात सुन करके सबने सहमति दे दी कि यह बात अच्छी है। किंतु सेनापति ने विरोध किया। जो सेनापति जी ने शुरुआत की थी उन्होंने विरोध किया, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का विरोध किया। कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका यह झगड़ा समाप्त नहीं होगा, उनका यह समस्या समाप्त नहीं होगी। ऐसा सेनापति जी ने कहा कि जब तक हम उनको दंड नहीं देंगे या उनके साथ ऐसी कोई युद्ध नहीं करेंगे या उनको हराएंगे नहीं, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। प्रस्ताव और उसमें सुझाए हुए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। प्रस्ताव हो गया सेनापति जी का जो प्रस्ताव रखा, और सुझाव हुए परिवर्तन। तो जो परिवर्तन सुझाए थे वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने। 2 बातें हैं, एक प्रस्ताव है जो सेनापति जी ने सबको कहा और एक सुझाव है जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने सबको बताया। अब इन दोनों बातों पर, एक प्रस्ताव है एक सुझाव है, दोनों में मत लेना आवश्यक हो गया कि जो संघ के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि सुझाव का समर्थन करते हैं।
पहले सिद्धार्थ के सुझाव परिवर्तन पर ही मत लिए गए। पहले उन्होंने क्या किया, जो राजा सिद्धार्थ ने सुझाव दिया था उस सुझाव के लिए मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत से राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का सुझाव अमान्य हो गया। सब लोगों ने पहले तो सहमति दे दी थी जब वो कह रहे थे, लेकिन जब मत लेने की बात आई तो सभी लोगों ने राजकुमार सिद्धार्थ के सुझाव को अमान्य कर दिया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर के विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करे। शाक्य और कोलीय निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सेनापति ने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के प्रस्ताव के सुझाव का सर्वथा विरोध किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना चाहिए। सेनापति जी आगे बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाना चाहिए, इसी में उसकी श्रेष्ठता है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था कि जहां तक मैं समझ सका हूं, धर्म तो इस बात का अनुरूप है या इस बात का संगत है कि वैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, यह केवल अवैर से ही शांत हो सकता है। सेनापति जी बेसब्र हो उठे और बोले, इन दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात यह है कि राजकुमार सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। और यहां पर ये जो हमारा शीर्षक था कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का संघ से संघर्ष पूरा होता है, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसके आगे का 15वां नंबर का ये टॉपिक है, और इसको देश छोड़ जाने का सुझाव। दूसरे दिन सेनापति जी ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उनके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ, उन्होंने प्रस्ताव किया उन्हें आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दें। सेनापति जी ने पूरे संघ के सभी सदस्य जो शामिल हुए थे सबके बीच में ये बात रखी कि मुझे आज्ञा दी जाए कि 20 से 50 वर्ष के बीच हमारे जो शाक्य संघ के लोग हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो उनकी घोषणा की जाए। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे। दोनों पक्ष उपस्थित थे यानी एक वो पक्ष जो प्रस्ताव का समर्थक था और दूसरा वो पक्ष जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के सुझाव का समर्थक था। वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था,
और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था, जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वो पहले इससे राजी थे। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उनके सामने एक कठिनाई थी। उनकी समस्या थी कि बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना। जो दो पक्ष बन गए, एक पक्ष युद्ध के पक्ष में, एक पक्ष युद्ध के पक्ष में चला गया और एक पक्ष युद्ध के पक्ष में नहीं है। तो जो लोग नहीं हैं उनके लिए ये समस्या बन गई कि बहुमत तो युद्ध की तरफ है, तो बहुमत के आगे सर झुकाना है या नहीं झुकाना है। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर ना झुकाया जाए। जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की तरह अपनी निष्ठा में पूर्वक थे, वो लोगों ने सोचा कि अब हम सिर नहीं झुकाएंगे। इसीलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुलकर कह सके। मतलब वो तैयार तो हो गए कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन पूरे संघ के सामने उनको ये कहने की हिम्मत नहीं थी। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने में परिणामों से परिचित थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम विरोध करेंगे या संघ के विरोध में जाएंगे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उनके समर्थक मौन हैं, तो वो उठकर खड़े हुए। उन्होंने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहें कर सकते हैं, आपके साथ बहुमत है। लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जब मजबूर हो गए, उन्होंने कहा कोई नहीं बोल रहा है, तो वो अकेले खड़े हुए पूरे संकल्प के साथ, और उन्होंने ये तीन बातें कह दी एक साथ कि अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा, नंबर 2 आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा, और नंबर 3 मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति जी ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजक बन जाओगे। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, निसंदेह मैं अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। एक तरफ है शाक्यों का हित और एक तरफ है युद्ध। तो वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि शाक्यों के हित के मुकाबले में जो सार्वजनिक निंदा है, लोग मुझे सब लोग निंदा करेंगे, वह मेरे लिए कोई मूल्यवान नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की भी याद दिलाई, सावधान किया कि कोलियों ने निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इनकी कल्पना करना आसान है, यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा, वह शाक्य संघ की स्वतंत्रता को और भी अधिक घटा दें। सेनापति को क्रोध आ गया, वह बोले, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा।
तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी या देश निकल जाने की सजा नहीं दे सकता है, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है, और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उन्होंने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उनके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह तीन बातों में से एक का चुनाव कर सकते थे। वो तीन बातें कौन सी हैं? नंबर 1, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकते थे। नंबर 2, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकते थे। नंबर 3, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनकी खेती की जप्ती के लिए राजी हो सकते थे। ये तीन बातें राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने समझ ली। उन्हें पता चल गया ये परिणाम है और इस दुष्परिणाम से उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहली बात, वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते थे। जो पहली बात है कि सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। वे पहले विरोध कर चुके थे, शुरुआत में ही उन्होंने मना किया था, तो पहली बात तो उनके पक्ष में नहीं थी, स्वीकार कर ही नहीं सकते थे। वह इस विषय में दृढ़ थे। तीसरी बात पर विचार तक नहीं किया जा सकता था। वो सोच रहे हैं, सिद्धार्थ गौतम मन में सोच रहे हैं कि जो तीसरी बात है कि सामाजिक बहिष्कार और खेतों में जप्ती करने के लिए राजी हो जाना। इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि उनके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। जो दूसरे नंबर की सेकंड नंबर की बात थी कि फांसी पर लटकना है या देश से बाहर निकाल दिया जाना स्वीकार करना है। यही बात उनको अपने हिस्से में लगी कि यही बात मेरे पक्ष में हो सकती है, पहली बात भी नहीं हो सकती है और तीसरी बात भी नहीं हो सकती। तदनुसार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने संघ को संबोधित किया। कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करें। सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट ना दें। उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं ही हूं। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। जब राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने विचार कर लिया, अपने आप में चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, और चिंतन मनन के बाद उन्होंने एक परिणाम निकाला अपने लिए कि जो तीन बातें हैं जो मैंने स्वीकारी हैं कि या तो सेना में भर्ती हो जाओ, या फिर देश निकाला जाए, या तीसरा परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार, खेतों की जप्ती के लिए राजी हो जाना, तो ये दोनों बातें उनको पसंद नहीं आई। दूसरी बात उनको अच्छी लगी कि यही ठीक है, या तो फांसी पर लटका जाए या देश से बाहर निकाल दिया जाना स्वीकार कर लिया जाए। उन्होंने सबसे संबोधित करते हुए कहा कि कृपया परिवार को सामाजिक बहिष्कार ना करें, उन्हें दंड ना दें, क्योंकि गलती मेरी है तो ये अपराध मुझे ही भोगने दिया जाए। उनको किसी प्रकार का कोई दंड मेरे परिवार को नहीं दिया जाए। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें, आप जो चाहें दंड दे सकते हैं। संघ के सामने राजकुमार सिद्धार्थ गौतम खड़े होकर के अपनी बात कह रहे हैं कि आप, चूंकि पूरा संघ एक है, तो आप संघ के जो लोग हैं मुझे
चाहे मुझे फांसी दे दें या मुझे देश निकाला दे दें, आप जो चाहें वो दंड दे सकते हैं। वो दंड के लिए मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे परिवार को किसी प्रकार की कोई दंड ना दिया जाए। मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूंगा और मैं इस बात का वचन देता हूं कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूंगा। ये भी उन्होंने वादा किया। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे संकल्प के साथ यह वादा किया, मैं आपके निर्णय को खुशी खुशी से स्वीकार करूंगा। और एक बात और उन्होंने वचन में कही कि मैं ये वचन भी देता हूं कि अगर आप मुझे कोई सजा देते हैं, कोई दंड देते हैं, तो इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूंगा। क्योंकि कौशल नरेश से अगर शिकायत राजकुमार सिद्धार्थ गौतम करते तो वो संघ के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते थे। इसीलिए राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने यह भी कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो मुझे सजा देंगे, जो दंड देंगे, उसकी शिकायत मैं कौशल नरेश से नहीं करूंगा। और यहाँ पर जो हमारा 15वें नंबर का शीर्षक था, देश छोड़ जाने का सुझाव, यहाँ पूरा हो जाता है। और मैं यहाँ पर अपने वाचन को भी संपन्न करता हूँ कि आप सबने बहुत ध्यान से मुझे समय दे करके सुना। मैं हमारे संस्थापक जी को एक बार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि उनकी वजह से मुझे वाचन का मौका मिला, मैं आप सबको साधुवाद कहते हुए, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बुद्ध और उनका धम्म, जय संविधान, जय भारत। आदरणीय संचालक जी। थैंक यू। माइक म्यूट था, चालू हो गया है। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रीय सहायकाचार्य महोदय, आपने बहुत ही सुंदर वाचन किया। और जो भ्रांति पूरे देश में फैली है, और बहुत बड़ी ये भ्रांति है कि बुद्ध एक बुजुर्ग व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को और एक बीमार व्यक्ति को देखकर सफेद घोड़े पर पीछे के दरवाजे से सब कुछ छोड़ के चले गए थे बिना बताए। ये भ्रांति समाज में फैली हुई है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और हमारे सभी साथियों द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसे स्पष्ट किया है कि क्यों छोड़ के गए, क्या कारण था, उसे स्पष्ट आज आज के वाचन में हुआ है कि उन्होंने खुद स्वीकार किया, या तो मुझे दंड दिया जाए या देश निकाला। तो ये भ्रांति, इसको बहुत अच्छे से समझना है सभी को और समाज में बताना भी है। आपका बहुत बहुत आभार। और आगे बढ़ते हैं और आज के अध्यक्ष माननीय के बोस साहब को सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय के बोस साहब, सादर आमंत्रित। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। परम आदरणीय राम प्रकाश भारती जी, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, एवं समस्त जुड़े हुए और जो ना भी जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जुड़े हुए हैं, उन सभी को नमो बुद्धाय। बहुत दिन के बाद हमें आज मौका मिला, बल्कि मौका दिया गया। मैडम जी बार बार बोले कि आप जुड़े रहे, हम पे चलो एक दिन हम उधर थोड़ा लेट करेंगे, लेकिन जुड़ लेते हैं। इसीलिए आज सवेरे, शाम को तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि वहां चले जाने के बाद मौका नहीं मिलता है, 8 साढ़े 8 बज जाता है। इसलिए आज हम सोचे चले सुबह सुबह है, बुधवार की बात है, तो कर देते। अभी आप लोगों ने ये बुद्ध और उनका धर्म का जो वाचन है, बहुत बार हम लोग पढ़ लिए, लेकिन यहाँ बोलेंगे, हमको तो थोड़ा सा बीमारी भी है बोलने का। कि मकसद हम लोग का क्या है जानना, क्या सीखना चाहते हैं पढ़ने से बार बार, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। आज भी हम देखे हैं कि कुछ लोग लेटे हुए हैं, लेटे लेटे चाय, एक ही दो आदमी एक बूंद ही जहर पूरे ड्रम को बर्बाद कर। तो हम लोग इसमें तो सीख नहीं रहे हैं, है ना।
अब लेटे हुए हैं चाय पे, ठीक है करिए जो करना है, कम से कम वीडियो ऑफ तो कर दीजिए, इंप्रेशन खराब हो जाता है। अगर इसका वीडियोग्राफी होगा तो वो तो लेटे हुए आ जाएंगे, जो देखेगा बोलेगा संस्थान में क्या डिसिप्लिन। बहुत बड़ी बात है, बता रहे हैं हमको कि हम, इसलिए हमको थोड़ा दिखाई दे देता है। इसका भी कारण हम खुद अपने में रिसर्च करते हैं कि हमको इतना क्यों ऐसा हो जाता है। इसलिए कि हम लोग एक कदम भी आउट ऑफ डिसिप्लिन चलने वाले नहीं थे। ये एयरफोर्स में हम थे पहले, तो हम लोग जिए हुए हैं अनुशासन। लेट होना, स्टार्ट हुआ लेट में, उसको तो चलेगा, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हम लोग फॉल्ट नहीं है। लेकिन इसमें व्यक्ति का फॉल्ट है, उसमें तो सुधार हो ही सकता है ना। तो ये सब चीजें हैं। और नहीं तो फिर जैसे उदाहरण देते हैं कि तोता कटोरे को रट लिया, ये सुने हैं, मैंने समझ नहीं रहा। और हम लोग के भाई चिड़िया जो है रट लिया था, शिकारी आवेगा दाना डालेगा, फंसना नहीं है ना, रट लिया, शिकारी आया भी, जाल भी बिछाया और फंस गया, इसके बाद भी गया जा रहा है। उसी तरह से हम लोग खाली रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मकसद नहीं समझ रहे हैं कि पढ़ना बहाना है, पढ़ना उद्देश्य नहीं है। जानकारी तो इतना बार पढ़ लिए, एक साल भर पढ़ता है आदमी, 8वां पास कर जाता है, 9वां पास कर जाता है, 10वां पास कर जाता है। तो हम लोग तो एक किताब नहीं पास कर पाए, पास किए हैं, लेकिन हमें उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन, और ये कंटिन्यूअस मिशन है। हम सुधरे तो बच्चा सुधरेगा, बच्चा सुधरेगा सब बच्चा सुधरेगा, बच्चे सुधरेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए हम उद्देश्य को भूल जाते हैं, और इसलिए हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। ये पढ़ना एक तरह से औपचारिकता हो गई, कर्मकांड जैसे इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब जितना भी कर्मकांड है बेमतलब है। उसका भी उद्देश्य है, लेकिन उसका उद्देश्य निगेटिव है, लोगों को उलझा कर, उसका ये निगेटिव अब है उद्देश्य। जितना भी मनुवादी में कर्म कांड है, मकसद केवल उलझा कर रखना, घास ले आओ, फूस ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, माइंड उसी में बिजी है, मतलब उसको कंफ्यूज करके रखना, माइंड को बर्बाद करके रखना। उसी तरह से हम लोग खाली पढ़ना पढ़ना सुनना, वो भी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं ढंग से जुड़े, ना जुड़ना है वीडियो ऑफ कर दें, कोई बात नहीं। एक बात है, बुरा नहीं मानिएगा, हमको थोड़ा बीमारी, क्योंकि एक और पहले बता देते हैं, हम मीटिंग में भी कहीं भी होता है तो हम बोलते हैं कि लकड़ी कितना ही कीमती हो, बिना काटे पीटे कुर्सी टेबल नहीं बन सकता। लोहा टाटा ही क्यों ना हो, लेकिन बिना ठोके ठाके कब्जे हथियार नहीं बन सकता। उसी प्रकार बच्चा कितने गोरा चिट्ठा पैदा ले, बिना टोके टाके डॉक्टर वकील और समझदार नहीं बन सकता। और हम लोग सिविल में ये सिस्टम हो गया है कि बाप को भी हिम्मत नहीं है बेटा को टोकने का। ये बर्बादी को, यही है, यही रास्ता बर्बादी को ले जा रहा है। इकट्ठे सब बर्बाद नहीं होते, वन बाय वन, ये बच्चा बर्बाद हुआ, वो बच्चा बर्बाद हुआ, और अल्टीमेटली समाज पर। तो इसलिए कर करके हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी जुड़े, जितना भी जुड़े, कम जुड़े अच्छी बात, लेकिन नियम से जुड़े, अनुशासन से जुड़े हैं तो बिल्कुल दिखा दें। और जहां तक फोटो भी, एक दो वैसा भी फोटो देखे कि खाली पंखा दिखाई दे रहा, क्या फायदा लगाने का, डाटा भी जा रहा है तो पंखा दिखाई दे रहा। वो आदमी नहीं, आदमी पंखा चौरासी बात है, गर्मी दिन है, खाली पंखा दिखाई दे रहा है, किस लिए यार, मतलब इतना भी अलर्ट नहीं हम लोग कि कहाँ दिख रहा है क्या दिख रहा है। जहां बैठते हैं, एक दिन की बात नहीं है, हमेशा बैठते हैं, आए दिन बैठते रहते हैं, तो बैकग्राउंड पर भी ख्याल करना चाहिए जो हम सामने में है। जैसे अमित लाल जी का देखिए, हाँ, अब देखिए उनका बैकग्राउंड देखिए, राज के बहुत मास सवाल लिखे हुए हैं, सब किए हुए हैं, उससे लगता है कि नहीं, ये अलर्टनेस ही। और अलर्टनेस नहीं है तो जैसे है बिस्तरा पर लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं, लेटे भी चाय पी रहे हैं, उसे पता चल गया इनको चाय भी नहीं पीना मालूम कैसे होता है। अब बोलेंगे तो पता लगेगा, लेकिन हमारा किसी को हम इंसल्ट के लिए नहीं बोलते हैं, सुधार चाहते हैं। और दूर में है, ज्यादा बोल भी नहीं सकते, इसीलिए बीच बीच में अधिवेशन होता है, वहां भी हम लोग को डिसिप्लिन दिखाना चाहिए। सीख नहीं पा रहे हैं। और एक ही नियम है, देखिए तरक्की अगर चाहते हैं तो तरीका अपनाना, नहीं तो फिर जानवर भी तो कमा रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बच्चा पैदा कर रहा है,
लेकिन उसका कोई डिसिप्लिन नहीं, कहाँ क्या कर लेगा, कहाँ कर लेगा, नहीं कर लेगा। वैसे हम लोग कैसे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या फायदा। वो मान्यवर साहब का जो उद्देश्य था कि जोड़ना है लोगों को, वो उस डिफीट हो रहा। लेकिन हम लोग जो मिलिट्री वाला दिमाग है, इसलिए हम स्पष्ट बोल देते हैं, वो दबा के रख लेते हैं। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम कुछ नहीं, जैसे सफेद ड्रेस, हम कहते हैं जो लोग हैं आर्मी में जुड़े हुए, सफेद ड्रेस तो सबके पास है। तो कौन क्यों नहीं हम लोग एक दिन कम से कम बुधवार के साथ, बुधवार को कम से कम, दूसरे दिन चलेगा दिन, लेकिन जब बुद्ध के नाम हम बुधवार को कर रहे हैं और कल्चर के लिए डेवलप करना चाह रहे हैं, मिलने के कल्चर, तो एक दिन तो सफेद पहन लें कम से कम। शुरू में हम बोले, हमको याद है एलपीएम में जी हमेशा सफेद में आते हैं, बादल सिंह बहुत जी ये सब मेंटेन करते हैं। लेकिन बाकी जैसे अभी अशोक जी जो है अभी संचालन कर रहे हैं, वो सफेद में अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास तो सफेद है ही नहीं, जो भी आर्मी में आया है सफेद जरूर अधिवेशन में चेक होता है, इसीलिए चेक होता है। तो आप चेक करने का मकसद है, आप चेक मतलब परेशान करना नहीं है, मकसद है कि भाई इतना तो डिसिप्लिन करो कम से कम। तो इसलिए कि हमारा इतना ही हो गया। अब जहां तक देखिए अभी जो है इसी पर हम बता, जो आज जो रीडिंग हुआ इसका देखिए, अभी एक कोटेशन बड़ा बढ़िया समझ में आएगा। बुद्ध का जो सोच था, मतलब उस समय तो सिद्धार्थ ही थे, उस समय जो सोच था, उस समय उनका सोच, कहावत है ना कि होनहार विद्वान के होत है चिकने पा है। बुद्ध तो बने बाद में हाईलाइट हुए, सब कुछ हुए, चलो ठीक है, लेकिन ये तो उस समय सिद्धार्थ के पीरियड की बात है कि उस समय समझते थे कि झगड़ा करना संविधान नहीं होगा, ये समस्या का समाधान नहीं है। तो इसको एक कहावत है कि वीर और महावीर में क्या फर्क। हम तो पूछते हैं लोगों से, जो फेस टू फेस होता है तो पूछते हैं कि बताओ भाई वीर और महावीर में क्या फर्क। तो लोग बोलता है कि जो ज्यादा आदमी पटका वो महावीर है, जो कम पटका वीर है। नहीं, वीर और महावीर में बहुत बेसिक डिफरेंस है कि जो दूसरे को पटका, 1,000 2 1,00,000 1 करोड़ आदमी पटक दिया, वो वीर है। और जो अपने को पटका वो महावीर है। जैसे जैन तो महावीर जो बोलते हैं, जो महावीर को बोलते हैं, है ना, वो तो कहीं लड़ाई नहीं किए, कुश्ती भी नहीं लड़े, वो हथियार भी नहीं था उनके पास, लेकिन महावीर कहला। क्यों कहला है? क्योंकि अपने को पटक दी, और हम लोग दूसरे पटकने परेशान, बीमारी यही हो जाती है। सोच, माइंड, माइंड इज मेड ऑफ माइंड, और माइंड में सेट हो गया कि हम उससे ऊपर हैं, खत्म हो गया, उसी समय खत्म। अहंकार पैदा हो गया। अहंकार लेके विद्या की जरूरत नहीं है, अहंकार के लिए धन की जरूरत नहीं है, अहंकार के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। सोच, एक टीबी मरीज आदमी भी कहेगा हम तो बहुत संपन्न है, और ये तो फुटपाथ पर काम कर रहा है। फुटपाथ कर तो स्वस्थ है भाई, है। अब धनाट हो तो क्या टीबी मरीज से परेशान हो। तो कहने मतलब कि अहंकार एक अलग चीज है, और उसका भी जड़ है। जड़ यही है कि उसका जो हम तो तोड़ तोड़ के समझाने का कोशिश करते हैं। आज से अकेला, आज से अंधकार, आज से अहंकार। हर जो जिस कल्चर में हम लोग जन्मे हैं ना, ठीक है, हम रटने लग गए बुद्ध बुद्ध बुद्ध, वो वैसे ही रट रहे जैसे राम राम रट रहे थे, फर्क नहीं समझे। पहले राम राम रट रहे थे और बुद्ध बुद्ध रट रहे हैं, कल्चर हमारा वही रह गया। वहां कल्चर था किसी से नहीं मिलना, आज भी हम किसी से नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए हमने बनाया। और आपको बता दें कि अभी थाईलैंड से भी हमको मिला है मैसेज, और वो गगन मलिक भी आए थे अभी 1 तारीख को, है ना। ये पूरे वर्ल्ड में मैसेज जा रहा है, सप्ताह का एक शाम समाज, और बुद्ध गौतम के नाम बुद्ध गौतम, इसका अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी ऊपर कहिए तो अभी हम पढ़ के सुना भी देंगे। अब अभी कनिंगम का है, जो बोध गया को ढूंढे। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि हमको मिले, लेकिन वो ढूंढे, ट्रेस किए कनिंगम, इंग्लैंड का। तो कहने मतलब यह है हमारा कि उद्देश्य से हम भटक जाते हैं, तो जहां के तहां रह जाते हैं। इसलिए अब ये जो अभी पढ़े हम लोग, उसे ही प्रेरणा यही मिलता है, भाई लड़ाई झगड़ा अभी भी है। इतना जो जान रहा है वही पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है, क्या फायदा। तो अपने को पटकिए ना, अपना ऐप देखे, वो कैसे बताए कि भाई आप पहले ढूंढो तो समस्या कहाँ है। हमको ये मालूम हुआ कि हम ही लोग आक्रामक है, जो लड़ाई वाली जो हुए, जो अभी पढ़े हैं हम लोग, हमको मालूम हुआ कि
हम ही लोग का आदमी आक्रामक है, तो इसका मतलब गलती हमारी है, वो स्वीकार कर ली। लेकिन ये बात सेनापति है, जैसे होता है ना विरोध करना, सेनापति सोचा कि नहीं, वो लगता है उसमें भी कुछ ऐसे हेराफेरी होता है कि लड़ाई करेंगे तो सब बहाली करने का मौका मिलेगा, इतना फंड आवेगा, जैसे होता है अभी आजकल जो हो रहा है, उसमें भी ऐसे रहा होगा। तो कहने मतलब ये जो सीखना पड़ेगा ना, और सीखना ही नहीं, देखिए एक और चीज बताते हैं, विद्वान और बुद्धिमान दो शब्द को है। विद्वान मतलब क्या होता है, जो जानकारी हासिल कर लिया, पूरा नॉलेज कर लिया, वाइस चांसलर बन गया यूनिवर्सिटी का, बहुत बड़े विद्वान हो गए, लेकिन वो अलग है। बुद्धिमान हुए ये कोई गारंटी नहीं। बुद्धिमान मतलब है जो बुद्धि को इस्तेमाल किया, नहीं तो रट्टूमल है। विद्वान है, हमारे अधिक संख्यक लोग भारत में विद्वान हो रहे हैं, बुद्धिमान नहीं हो रहे हैं। बुद्धिमान मतलब जो बुद्धि को इस्तेमाल कर, लेकिन हम कहाँ बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिक चीज, जैसे कपड़े पहनना है तो ढंग से पहनो, ये थोड़े बोल रहे कि कीमती कपड़ा पहनना है, साफ तो होना चाहिए कम से कम। और अभी अभी उदाहरण फिर देते हैं मुस्लिम का, अभी जिस उम्र में हम लोग हैं उसी उम्र के मुसलमान को देखिए, चाहे नवजुवक हो या ओल्ड मैन, देखिए हम लोग का जो आदमी है उससे वो साफ सुथरा है। इवन सर्विस में भी हम लोग जो पहनावा है, उसी पोस्ट पर जो एक मुसलमान है उसका पहनावा साफ सुथरा रहेगा, उसका बोल चाल भी अलग रहेगा। कंपेरिजन करिए ना, कंपेरिजन तो करते नहीं ना। तो एक घटना टाइम हो गया है, समय का भी हमको ख्याल करना, ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। और अभी इतना दिन हम नहीं जुड़ पाए, तो ऐसा नहीं कि हम अलग थे, हम जुड़े हुए हैं, तन मन धन से जुड़े हुए। लेकिन अब यही है कि हम उधर करें या इधर करें। और वहां पहले, अभी तो थोड़ा सा सन्नाटा जैसा हो गया है, भीड़ भाड़, अब धरना तो चल ही रहा है और धरना चलते रहेगा, साल भर का टारगेट हम लोग बनाए हुए हैं। अभी ऐसे आपको बता दें थोड़ा धरना के बारे में, तो टाइम नहीं है कि ये अभी करंट में जो हुआ है, ये 12 फरवरी से शुरू हुआ है, माघी पूर्णिमा, ध्यान दें, माघी पूर्णिमा की थी। तो ये चीज हो गया। और उस समय से भूख हड़ताल थी, जो हम गोलंबर में शुरू किए थे, जहाँ महाबोधि पास जाते हैं ना, जो गोलंबर बना हुआ है, उसी में हम लोग शुरू किए थे। 15, 20, 22 आदमी थे लगभग वहां। अब कुछ गांधी जी तो थे 8, 10, वो बिल्कुल उपवास में थे, है ना। करीब 17 दिन चला वो। इसके बाद जो देखा कि भीड़ बढ़ रहा है, विदेशी लोग जुड़ने लगे थे, आने जाने लगे थे, तो बोला इसको भगाया जाए। प्रशासन तो 12, 1 बजे रात में आया और सबको जबरदस्ती अपना गाड़ी, 70, 80 को पुलिस फोर्स लाया था कि किसी भी हालत से उसको वहां हटा। ये बता रहे, आंखों देख के बाद भी आप भी बता रहे है ना, हटा करके। वो था 27 फरवरी के रात में। तो तो वहां से अब रात में बाहर के आदमी कहाँ, और ले जाकर गाड़ी में और मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया, इंटीरियर में। अब बाहर के आदमी बेचारों कहाँ मालूम है क्या नहीं है, तो सुबह तक इंतजार किया, फोन वोन किया, तो हमको मालूम हुआ कि अरे ये तो मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया, ले जाकर के कोई ट्रीटमेंट का नाम मिल गया, मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया। अब उसके बाद तो वही लामा जी हैं, उनको मालूम हुआ, तो बोले कि चलो आज हम वही धरना देंगे, धरने तो देना है ना, जो यहाँ हम थे वही करेंगे। तो दिन भर वही रहेगा, वहां के प्रशासन को परेशान हो गया कि भाई यहाँ तो पीठ छोड़िएगा तो कहाँ आ गया बाबा, तो है ना। तो वो प्रशासन बोले कि अब जहाँ रखना है रखिए, लेकिन हम तो रहेंगे धरना पर। तो वो एक जगह बोला कि आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं। एक जगह बनाया, वही जहाँ आप लोग आए, दुमुहान, वहां एकदम जैसे तैसे सब जगह था, उसको रहते रहते साफ करते करते, मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत जम गया, इतना जम गया कि प्रशासन को फिर चिढ़ हो गया कि तो बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो यहाँ भी पेच लगाने लगा कि भाई किसी तरह से हटाया जाए। नहीं मौका मिल रहा था, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन में थे, उतना भीड़ में भी डिसिप्लिन था, है ना। लेकिन एक दो आ गए कुछ वैसा, है। बुद्ध पूर्णिमा तक बिल्कुल सही काम चला। बुद्ध पूर्णिमा के बाद बहुत भीड़ हो गया था ना, तो कोई घूमने गए, कोई चले गए वहां उर्वेला फॉरेस्ट, जहाँ ऐसे सिद्धार्थ तपस्या किए थे, वहां टेरियर है, वहां जाकर वो झगड़ा कर दिए। शॉर्ट में बता रहे हैं। इसके बाद उसी दिन शाम को महाबोधि में चले गए, जिसमें आपका विनय बंदे विनयाचार्य जी का नाम आ जाता है। वो दल बल के लेके चले गए, कुछ झगड़ा हुआ, लोग आकर बोला
ये दल बल के साथ वहां चले गए, वहां पे हल्ला उल्ला करने लग गए। ये दो घटना एक ही दिन हो गया। और उसी रात में पुलिस फोर्स पूरा मिलिट्री आर्मी वाला इधर फोर्स पुलिस फोर्स घेर लिया, और उसी समय जितना भी टेंट वगैरह था उसी को तोड़ फोड़ ये वो सब कर, ये हुआ। और उसके बाद फिर हम तो हम ये हैं बहुत पैसेंस वाले हैं आकाश लामा। बोले भाई हमारे बाहर बाहर के भंती जो है उनको हम कहाँ रखेंगे, कुछ जगह तो बताइए। तो एक निगमा धर्मशाला था, बोला ठीक है उसी में जाइए। तो वहां हम लोग कानून फान में सामान छूटिए, कोई इधर सामान कोई उधर सामान, बांसु तो सब ऐसे कोई जैसे ले गया, ऐसा हुआ। लेकिन झरना तो जारी है। फिर वहां रहे, वहां भी प्रशासन बोलने लगा, वहां भी जमने लगे हम लोग। वहां तो बोला कि प्रशासन तो बोला ही था, तो वो धर्मशाला वाले बोले कि उनको हटाओ वहां से। वो बिजली पानी काट दिया। ऐसा झेल रहे हम लोग। उसके बाद फिर अब रात में ये कर दिया कि मैंने आज रात तक खाली कर दिया, आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं। कानन फान में एक भंदे जी हैं, बहुत महान मानेंगे उनको, इसलिए कि 2023 से ही सपोर्ट कर रहे हैं। बोले ठीक है हमारे पर प्यार माने। तो अभी हम लोग चौथा जगह हम लोग अभी हैं, और अभी चल रहा है। एक शायद आप लोगों को मालूम भी होगा, 29 जुलाई को, अलग चैप्टर है लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं कि 29 जुलाई को बीटी एक्ट के ऊपर हियरिंग होने वाला। अभी चीफ जस्टिस जो है वो डेट डिसाइडेड है, और इसमें वे भी लिखे हैं कि कोई अगला डेट नहीं मिलेगा, ये भी लिखे हुए हैं। इसलिए जिनको जो देना है, एफिडेविट देना है, जो देना है वो 17 तक जमा कर दे। इसके बाद वो भी नहीं लिया जाएगा, और 29 को फाइनल होगा ये। अब इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो तब तो रहेंगे। तो उसके बाद 29 को जैसा होगा निर्णय, निर्णय नहीं होगा, बहस होगा, तो पता चल जाएगा ट्रेंड क्या है नहीं है। आज तब तक तो हम लोग डटे हुए हैं ही। उसके बाद हम लोग रणनीति लोग सोचे हुए हैं, लेकिन सब कुछ तो डिस्क्लोज नहीं होता है ना। उसके बाद हम लोग रणनीति आएंगे वहां, उस दिन निर्णय लेंगे और उसको अगला काम करेंगे। इतना ही शॉर्ट में इतना ही है अधिवेशन के बारे में, है ना। और आप लोग जो जुड़ रहे हैं हमारा मकसद जान लीजिए। और हम थोड़ा बोलने का है आदत है हमको, क्योंकि हमको तकलीफ होता है ना कि भाई हम लोग सुधर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुधर रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम सोचे ही नहीं अभी सुधरने की। अब बिल्कुल उदाहरण दे बोलते हैं। अभी कल हम देखे वीडियो पर, ऐसे देखते नहीं लेकिन फिर दिखा दिया कि बच्चे लोग हैं, लड़का लड़की लोग हैं, मस्जिद से निकल रहा है। तो मस्जिद निकलना है, जो मतलब गेट है, गेट के आगे बाया पैर रखना है, दाहिना पैर न रखना है। ये देखिए डिसिप्लिन का एक नमूना बता। ऐसे नहीं वो लोग सुधरे हुए। वो एक मौलवी जैसा है, वो डंडा लिए हुए है। अरे कोई दाहिना पैर रखता है ना, उसको मारता है हल्का सा, पीछे जाओ पीछे जाओ, उसको पकड़ के पीछे कर देता है। बाया पैर आगे रखो तब निकलो। ये डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है। और हम लोग कोई मतलब नहीं, नो डिसिप्लिन नो डेवलप। और वो दूसरे पर छोड़िए डिसिप्लिन, अपने पर लागू करिए ना कि हमें साफ रहना चाहिए कि नहीं, हमें टाइम पर उठना चाहिए कि नहीं, हमें टाइम पर भोजन करने लेट हो सकता है तो, लेकिन हमें तो प्रयास होना, हम तो टाइम टेबल पर बैठ जाए। तैयारी, जो तैयारी करेगा वही तरक्की करेगा। और नहीं तो सब कहेगा भाग में नहीं, भाग भाग कुछ नहीं होता, दिमाग है। भाग मतलब हमको भ्रम में पैदा कर दिया। तो दिमाग में जितना होगा उतना, अगर कम दिमाग है तो पूर्ण चपरासी बनेंगे, उतना भी दिमाग नहीं है तो लेबर बनेंगे, अगर ज्यादा दिमाग है तो वीडियो बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और दिमाग है तो आईएएस बनेंगे, और दिमाग है तो बनेंगे, ऊपर जाएंगे साइंटिस्ट बनेंगे। करे मतलब जो दिमाग नहीं है, जो दिमाग, और दिमाग में ट्रेमेंडस पावर। हर अंकुर में, हर चना में अंकुर लगने का दम है, हर व्यक्ति में बुद्ध बनने का। लेकिन चना के लिए एक शर्त है कि पानी चाहिए, नहीं तो टेबल पर रखिए तो 5 साल में घुन लग सकता है लेकिन अंकुर नहीं लगेगा। उसी तरह से हर प्राणी में, दुनिया के हर प्राणी, महिला हो या पुरुष, दुनिया के हर प्राणी में बुद्ध बनने का। लेकिन एक शर्त है, सम्मान चाहिए। वो अनाज है, उसको पानी से काम चल जाता है। अगर हम इंसान है तो हमें सम्मान चाहिए। और एक और लाइन बोलते हैं, थोड़ा कड़वा लगेगा, कि पूरे भारत में, केवल भारत, ऐसा समझ से दुनिया में कहीं नहीं, भारत अपवाद, पूरे संपूर्ण भारत में एक ब्राह्मण छोड़ करके किसी को सम्मान है ही नहीं। इसलिए भारत में बुद्ध पैदा नहीं हुआ।
इसी के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। साधुवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत 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 साधुवाद। बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद माननीय के वो साहब। आपने आ, पूरा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उसकी संक्षिप्त में उसके बारे में बताया। जो लास्ट की बात थी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा भी 10 मार्च को पूरे देश में प्रत्येक जिले में ज्ञापन दिया गया था, और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी पोस्ट किया गया था। अभी फिर से दोबारा से 20 जुलाई को ज्ञापन देने की प्लानिंग चल रही है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की। इसमें पूरे सभी एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि जागृत करना और सरकार पर, कोर्ट पर दबाव डाल। उद्देश्य को देखिए, ये ड्रामा नहीं है, ये कर्मकांड मतलब बता रहे हैं। उद्देश्य, एक उद्देश्य लेकर चलना। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपने पूरी डिटेल सबको बताई, क्योंकि सभी को पूरी बातें नहीं मालूम है, लेकिन जो भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो मुख्य लोग जुड़ते रहते हैं, उन्हें तो सभी पता है, क्योंकि वो सब गए भी हैं और कुछ दिनों वहाँ रुके भी हैं। हमारा आज का धम्मवाचन समाप्त होता है। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे रीवा में, सतना में ऑफलाइन मतलब फिजिकल भौतिक रूप से चालू हो गया है। एमपी के कई जिलों में भी हो गया है। आज भोपाल में भी बुधवार की शाम बुद्ध के नाम धम्म संगति भोपाल में भी है, राजगढ़ में भी है, कई जगहों पे चल रही है। तो सभी तो से उनको निवेदन है फोटो कि वो वायरल करके, अपनी वायरल जैसे कि जैसे धारणा का वायरल हो रहा है, वैसे आप लोग वायरल करिए, तब ना लोग जानेगा देश और दुनिया। जी जी जी। तो इन सबको उनको करना है, और के बोस साहब से मार्गदर्शन लेते रहना है, और उनके निर्देशन में काम करते रहना है। सभी से निवेदन है कि हाथ जोड़ के बैठ जाएं। हम लोग सभ्य सत्ता करके समापन करेंगे। सभ्य सभ्य सत्ता सुखी वन्तु, सभ्ये मनुष्यो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सुखिनः, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय भीम, नमो नमो बुद्धाय, बुद्धाय, जय जय भीम, हिंद। नमो सभी को बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को नमो नमो बुद्धाय, बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सावधान नहीं बुद्धाय।